मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके, इसके जस्ट साइंस का प्रैक्टिस सेट 35 लेके। अगर अभी तक आपने हमारा 34 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। ये रेलवे के लिए ज़बरदस्त बुक है और मैक्सिमम इसमें क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे गए हैं, रेलवे में पूछे गए हैं और इसी तरह के प्रश्न पूछे भी जाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल वगैरह भी इसी तरह के पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है, यानी कि ऊपर की ओर फेंका जाता है। यह h ऊंचाई तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट जाता है। तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ से हम वस्तु फेंकें, यहाँ से खड़ा होकर हमने वस्तु फेंका, यहाँ तक गया, ये जो ऊंचाई होगा ये h होगा। जब ये वस्तु यहाँ गया तो ये लौट के कहाँ आ गया, यहीं आ गया। तो दूरी ये कितना तय किया, दूरी तो ये h तय किया, लेकिन विस्थापन की बात की करें यानी कि डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या तय किया, 0 किया। तो हमसे पूछ रहा है दूरी बट्टा विस्थापन, यानी कि दूरी बट्टा विस्थापन क्या हो जाएगा। तो देखिए, दूरी तो हमारा h दूरी तय करता है, तो h, और विस्थापन अगर ये यहाँ हमने यहाँ फेंका और यहीं आ गया, अगर यहाँ फेंका रहता और ये यहाँ आके गिरता तो ये विस्थापन यहाँ से यहाँ होता, लेकिन विस्थापन तो इसमें नहीं हो रहा, ये गया और ऐसे आ गया, जैसे आपने फेंका वैसे ही आ गया। तो यहाँ पे विस्थापन क्या हुआ, 0 हुआ, यानी कुछ भी विस्थापन नहीं हुआ। तो h/0, और हम जानते हैं h/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। किसी भी संख्या को अगर आप 0 से भाग दे देंगे तो वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा क्या होती है। कार्य करने में मानव द्वारा जो ऊर्जा प्रयुक्त की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। शून्य कहाँ होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पे गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। ये हमने कई बार इस टाइप के प्रश्न को किया है कि पृथ्वी के केंद्र पे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी के सतह से हम लोग ऊंचाई पे बढ़ते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, बढ़ता है। और पृथ्वी सतह से गहराई बढ़ने के कारण गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, घटता है। क्या नाम है, गुरुत्वीय त्वरण सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो सबसे ज़्यादा ध्रुव पे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, अधिक होता है। और विषुवत रेखा की बात करें तो विषुवत रेखा पर भी गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पिंड को 0.2 मीटर त्रिज्या के क्षैतिज वृत्त पर घुमाया जाता है। इसका कोणीय वेग 10 रेडियन पर सेकेंड है। तो वृत्ताकार मार्ग के किसी बिंदु पर रेखीय वेग क्या होगा। अब देखिए, यहाँ रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस हमारे पास दिया है 0.2 मीटर। ठीक है, ओमेगा का मान कितना दिया है, 10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, हमसे पूछा है किसी वृत्त वेग क्या होगा, यानी कि v क्या होगा। हम जानते हैं कि v बराबर ओमेगा आर होता है। ठीक है, क्या होता है, ओमेगा आर। ओमेगा का मान 10 दिया है, आर का मान 0.2 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 गुना 0.2 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बर्फ़ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है। तो बर्फ़ पानी पर तैरता है क्योंकि इसका बर्फ़ का जो घनत्व होता है
पानी से कम होता है। बर्फ़ का घनत्व जो होता है वो पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ़ पानी पे तैरता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई द्रव में स्थित किसी पिंड पर एक द्रव का घनत्व एक समान हो तो पिंड उस द्रव में क्या होता है, पूर्णतः क्या होता है, फुल्ली डूब जाता है। ठीक है, यदि किसी भी वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होता है तो वह वस्तु क्या होता है, उस द्रव में अंशतः डूब कर तैरता है। ठीक है, क्या होता है, डूब के तैरता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस तापमान का मान कितना होगा जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है। तो मानव शरीर में समान टेम्परेचर किसको माना जाता है, तो 98.6 डिग्री को मानव शरीर में समान माना जाता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, अगर हम इसे सेंटीग्रेड में देखें तो ये होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अभी आप लोग कोरोना काल में जो गन मीटर जो होता है उससे गन टेम्परेचर जो है उससे यही चेक किया जाता है कि आपका टेम्परेचर कितना है। अगर आपका टेम्परेचर 98 से ज़्यादा है तो आपको कहीं जाने से रोक दिया जाता है। ठीक है, तो वो फ़ारेनहाइट में ही दिखाता है। तो 98.6 डिग्री क्या हो जाएगा, मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है। तो बोलोमीटर जो है ये ऊष्मीय विकिरण मापता है। क्या होता है कि बोलोमीटर का प्रयोग हम किस में करते हैं, तापमान मापने में, तापमान को मापते हैं। तो ये क्या होता है, ऊष्मीय विकिरण। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें अधिक पसीना तब आता है जब वायु का तापमान अधिक हो और वह शुष्क हो। तापमान अधिक हो और वह आर्द्र हो, तापमान कम हो और वह आर्द्र हो, तापमान कम हो और वह शुष्क हो। देखिए हमें अधिक पसीना कब आता है, जब वायु का तापमान क्या हो, अधिक हो, वायु का तापमान अधिक हो और वह क्या हो, आर्द्र हो, तो गर्मी ज़्यादा हो लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम लोग कहते नहीं कि आज ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मौसम भी ठंडा रहता है फिर भी गर्मी होता है। ठीक है, ये किसके कारण होता है, तापमान अधिक होता है और आर्द्र होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें, रेडियो तरंगे, परावैंगनिक किरणें। यानी ये कौन है जो वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है। दृश्य प्रकाश तो कर पाता है, रेडियो तरंगे भी कर पाता है और परावैंगनिक किरणें भी कर पाता है। तो कौन नहीं कर पाता है, एक्स किरणें जो है ये नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए एक्स किरण का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ होता है, एक्सरे आप कहाँ कराते हैं, आपका हड्डी टूट गया, चाहे कोई जांच मेटल डिटेक्टर में, जैसे आप एयरपोर्ट वगैरह गए हैं तो वहाँ पे एक एक्सरे लगाया जाता है ताकि आपका बैग पास होता है ना, तो वो बैग के अंदर के सामान को एक टीवी के माध्यम से वो लोग देखते हैं कि इसमें कुछ हानिकारक चीज़ नहीं ना है या मेटेलिक चीज़ कुछ। ठीक है, तो वो लोग चेक करते हैं, तो वहाँ ये सब यूज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंगों यानी कि साउंड वेव्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि सही नहीं है, बात सही नहीं है की बात की गई। देखिए अब देखिए सही नहीं है की बात की गई, ये 330 से 350 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यात्रा करता है। ये तो करता है, सही नहीं है बताना है, ये तो करता है। ये मैकेनिकल तरंगे होता है, ये तो है। इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यही सही। ये लंब दूरी तक यात्रा नहीं कर सकती है, ये लंबी दूरी तक यात्रा नहीं कर सकती है, ये भी बात सही है। लेकिन गलत कथन कौन सा है, तो ऑप्शन सी है कि ये यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है, साउंड को माध्यम की ज़रूरत होती है। मान लीजिए आप और हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो टेलीफोनिक बात हो, चाहे आमने सामने की बात हो, ठीक है, चाहे मान लीजिए कि उसको माध्यम चाहिए, बिना माध्यम के
तरंग जो है साउंड वेव नहीं जा सकता है। तो यहाँ का आवश्यकता नहीं है कह रहा, इसलिए ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मीटर जो विद्युत धारा मापता है डैश कहलाता है। मीटर जो विद्युत धारा मापता है उसे क्या कहते हैं, आमीटर कहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर। ये सब छोटा वन लाइनर क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न को पूछा जाता है। ठीक है, देखिए एक और चीज़ है, मीटर जो विद्युत धारा मापता है वो एमीटर कहलाता है। ठीक है, अब मीटर जो प्रतिरोध मापता है, प्रतिरोध जो मापता है उसे हम ओम मीटर कहते हैं। अब मीटर जो विभव मापता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। ये सब जान लीजिए। वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, जो विभव मापता हो, जो विभव मापता हो। ओम मीटर किसे कहेंगे, जो प्रतिरोध मापता हो, क्या करता है, प्रतिरोध मापता है। हाइड्रोमीटर किसे कहते हैं, ये हाइड्रोमीटर जो द्रवों का घनत्व जो मापता है उसे हाइड्रोमीटर कहते हैं। ये चारों चीज़ ये क्या है, ये मीटर ही से रिलेटेड हैं। ठीक है, लेकिन विद्युत धारा की बात की गई है तो विद्युत धारा को एमीटर से मापते हैं। अगर इसी प्रश्न में अगर हम बोल देते हैं मीटर जो प्रतिरोध मापता है तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ओम मीटर हो जाता है। अगर यही हम कह देते हैं कि मीटर जो द्रवों को घनत्व मापता है तो हाइड्रोमीटर हो जाता है। ठीक है, मीटर जो विभव मापता है तो उसका आंसर वोल्ट मीटर हो जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप अच्छे से समझ लेंगे, ये बेटर है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इन चारों में डिफरेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व की संयोजक शक्ति यानी क्षमता क्या कहलाती है। तो किसी तत्व की संयोजक शक्ति जो है वो क्या कहलाती है, वो संयोजक शक्ति जो संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। संयोजक शक्ति संयोजकता कहलाती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की क्या कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं। ठीक है, उसी तरह किसी तत्व की संयोजक शक्ति संयोजकता कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो ये किसकी आयु निर्धारण, जीवाश्म, पौधा, चट्टान, इनमें से कोई नहीं। तो ये कार्बन डेटिंग जो होता है जीवाश्म की आयु निर्धारण में काम आता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डेटिंग, कार्बन 14 कार्बन का रेडियोधर्मी आइसोटॉप होता है। ठीक है, अगर देखिए चट्टान की हम बात करें तो अगर हम बात करें तो चट्टान को अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, पेट्रोलॉजी कहते हैं। चट्टानों की आयु निर्धारण करने के लिए, चट्टानों के आयु निर्धारण करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो ये यूरेनियम का कहते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप जान लीजिए। ठीक है, अगर हम कहें कि पौधे की आयु किसके द्वारा मापा जाता है, तो पौधे की आयु का निर्धारण उसके छल्लों यानी चक्र की संख्या गिनकर पता करते हैं। जो उसमें छल्ला होता है उसकी संख्या गिनकर पौधे की आयु को हम पता करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परवल अम्ल और परवल क्षार के लवणों का पीएच मान क्या होता है। तो परवल अम्ल और परवल क्षार का पीएच मान क्या होता है, वो होता है 7 होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी परवल अम्ल विद्युतीय अपघट्ट भी होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। तो लाफिंग गैस के रूप में किसको जाना जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड की खोज प्रिस्टले ने की थी। नाइट्रस ऑक्साइड की खोज की अगर बात की जाए तो कौन किया था, प्रिस्टले ने किया था। और लाफिंग गैस इसी को कहते हैं, N2O को लाफिंग गैस कहते हैं और इसे नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो ठोस कोयले को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं,
इसे द्रवीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रवीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है? तो ऊष्माशोषी किसका होता है? तो ये आपका अपघटन प्रतिक्रिया जो होता है, इसका जो काम होता है, प्रकृति हमेशा क्या होता है? ऊष्माशोषी होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। दहन जो होता है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। दहन जो है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैलाकाइट डैश का एक अयस्क है। मैलाकाइट जो होता है वो तांबा का अयस्क है। ये कई बार हमने इस क्वेश्चन को देखा है। तो मैलाकाइट क्या होता है? तांबा का एक अयस्क होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैलाकाइट के बाद 19। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान डैश होता है। ऑक्सीजन का एक अणु का द्रव्यमान क्या होता है? देखिए, ऑक्सीजन यानी कि O2 का द्रव्यमान क्या होता है? एक मोल अगर हम देखें तो एक मोल में क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होता है। तो O2 के एक अणु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? O2 का एक अणु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? O2 क्या हो जाएगा? 16 दूना 32। तो 32/6.022 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 23। ठीक है, अब इससे भाग देंगे, 6 से 32 को भाग देंगे तो ये कितना बार में कटेगा? 5.3 के आसपास में कटेगा। गुना ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10⁻³ यानी 5.3 इंटू 10⁻23 ग्राम होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रत्यस्थ इलास्टिक उत्तक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं लिगामेंट यानी स्नायु कहते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इम्प्लांटेशन किसकी प्रतिक्रिया है? तो इम्प्लांटेशन जो है ये आपका एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही कथन को कहना है। ठीक है, मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं जिसमें 42 21 जोड़े ऑटोमस और 2 जोड़े लिंग गुणसूत्र को होते हैं। ठीक है, जेनेटिक शब्द जेडी वाटसन द्वारा 1906 में दिया गया। मेंडल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीन को आनुवंशिकता के रूप में 1886 में देखा था। या एक डीएनए अणु दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड रंजकुन जैसे एक घुमावदार सीढ़ी का बना होता है। तो देखिए ये जो है एक डीएनए अणु जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से क्या होता है? बना होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समरूप अंग होते हैं। समरूप अंग क्या होते हैं? तो समरूप अंग में जो होता है ना वो उत्पत्ति में भिन्न तथा कार्य में समान होते हैं। क्या होते हैं? समरूप अंग उत्पत्ति में भिन्न तथा कार्य में क्या होते हैं? समान होते हैं। तो रचना में समान, कार्य में समान, रचना व कार्य दोनों में समान, कार्य में तो कार्य में समान होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अंग में भिन्न लेकिन कार्य में क्या होते हैं? समान होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है? फलीदार पौधा है टमाटर, गोभी, आलू, टमाटर। यानी फलीदार पौधा जो है वो क्या है? मटर है। मटर एक फलीदार पौधा है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका बायोलॉजिकल नाम जो अगर देखा जाए तो इसका बायोलॉजिकल पिजम एस्टेवियम इसको बोला जाता है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये अंतिम क्वेश्चन है। कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं डैश से कोनों पर मोटी हो जाती हैं। तो कहाँ से मोटी हो जाती हैं? पेक्टिन और काइटिन से, सुबेरिन और सेलुलोज से, या सेलुलोज और पेक्टिन से, या लिग्निन और काइटिन से। देखिए कोलेनकाइमा उत्तक जो होता है वो सेलुलोज और पेक्टिन के कारण मोटी होती है। सेलुलोज और पेक्टिन के कारण मोटी हो जाती हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।